अस्सलाम वालेकुम। सैयद सेंटर पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज की पुरस्कार और भयानक कहानी है एक आसेबी झोपड़ी की, जहाँ पर साड़ी में मलबूस वो जिनजादी आती थी उस नौजवान के पास। उसका खून चूसती थी, लेकिन क्या वो उसको मार सकी? आइए मिलकर ये सच्ची कहानी सुनते हैं। आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते हैं और पसंद करते हैं हमारी तमाम वीडियोस को। आप ही की दुआओं से, आप ही की मोहब्बत से आज हम यहाँ पर आपके सामने ये तमाम कहानियाँ पेश कर रहे हैं, जो हकीकी हैं और सबको पसंद भी आती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपसे कहूँगी कि इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है सैयद सेंटर को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल को दबा दिया करें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में पेश आने वाले हादसात और सानहात इतने गंभीर और परेशान कुन होते हैं कि जहन में नक्श होकर रह जाते हैं। मेरी दास्ताने हयात भी ऐसे ही एक हादसे का उन्वान है। मैं नहीं जानता कि मेरी ज़िंदगी में अचानक रोनुमा होने वाला यह हादसा दूसरों के लिए दिलचस्पी का बाइस होगा कि नहीं, क्योंकि यह हादसा, ये वाकया एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना नामुमकिन है। मनगढ़ंत कहानी समझकर नज़रअंदाज करना भी मुश्किल है, और आप ये कहानी सुनकर यकीनन ये सोचेंगे कि ये मनगढ़ंत है और मेरी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश है कि कहानी सुनने वाले ये कहानी ज़रूर सुने, क्योंकि किसी चीज़ को भूल जाने का एक रद्द अमल होता है। मेरे पास कोई भी अमल नहीं, ना रद्द अमल। कल भी तन्हा था, आज भी तन्हा हूँ। अकेला उम्र की आखिरी मंजिल पर हूँ। रात के किसी पहर नींद टूट जाती है तो जहन फौरन उसकी तरफ भटक जाता है, और वो अंधेरों की कोख से चमकती जुगनू की तरह मेरे पास आ जाती है। तब पिछली जिंदगी की तरफ पलटकर देखता हूँ तो कुछ अजीब सा लगता है। पछतावा होता है कि जिंदगी अंधेरों में भटक रही थी। बरसों बाद भी वो रात और उस रात का नाकाबिले फरामोश वाकया जहन में नक्श होकर रह गया है। उससे मेरा ताल्लुक कैसे रहा, कैसे हुआ, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर शायद आप यकीन न करें, मगर ये हकीकत है। बहुत दिनों पहले की बात है। गांव के बहुत से लोग अच्छे दिनों की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में जा बसे थे। कुछ अरब मुल्कों में रियाल और दिनार बटोर रहे थे। जब हालात की तंगदस्ती ने घबराकर तंग किया तो एक दिन मैंने भी गांव छोड़ दिया। एक में ही निकम्मा था, पढ़ना लिखना तो दूर की बात, कोई ढंग का काम धंधा भी नहीं जानता था। मैं एक किसान, एक हारी था। मिट्टी सूंघकर जमीन की जरखेजी के मुतालिक बता सकता था। लंबा तड़ंगा, खूबरू मेरा सेहतमंद जिस्म किसी भी सिनफे नाजुक लड़की या औरत को मेरी जानिब देखने पर मजबूर कर देता था। खेत खलियानों में मेहनत मजदूरी से सेहत काबिल रश थी। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर भटकते भटकते मैं उस चौरंगी पर आ गया जहाँ पर मेरी मुलाकात अब्दुस सलाम से हुई। गांव की पुरानी यारी थी, देखते ही लिपट गया। परदेस में शनासा मिल जाने पर खुशी होती है। चाय पीते हुए अपना मुद्दा बयान किया तो कहने लगा, यार तू फिक्र ना कर, चौधरी अपना बंदा है, धंधे से भी लग जाएगा। फ्लैटों से काफी दूर झुग्गियों की बस्ती थी। कभी ये इलाका गैर आबाद वीरान था और दूर दूर तक कीकर की झाड़ियां, ऊंचे नीचे नाहमवार गढ़े थे। जो जो झुग्गियों की बस्ती बसती गई, जंगल झाड़ियां कटती गई, नीम पुख्ता बेतरतीब बेढंगे घरों का सिलसिला फैलता गया। दोपहर का वक्त था। सुनसान गलियों में उदास दोपहर की वीरानी छाई हुई थी। एक गली के मोड़ पर सामने की झुग्गी यानी झोपड़ी के सहन में 9 उम्र लड़कों का गोल शोर मचा रहा था। किसी की भी उम्र नौजवानी की सरहद से आगे नहीं थी। दूसरे दिन चौधरी नजीर हुसैन के तवज्जुह से एक प्लाजा में चौकीदारी मिल गई। उस प्लाजा में एक दिन के बाद मीठा पानी आता था, अलग से नल लगा हुआ था। 4-6 फ्लैट्स ऐसे थे जहां कैन भरकर पानी पहुंचाता था। मकीनों की कारें झाड़ पोंछ कर दिया करता था। तनख्वाह के अलावा इजाफी आमदनी का जरिया पैदा हो गया तो गांव की तंगी दूर हो गई। गांव में तो इतनी रकम देखने को मिलती भी नहीं थी। जिंदगी बहुत आराम से अब गुजर रही थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि यार दोस्तों में वक्त गुजारता, फिर जब रात 11 बजे के बाद झुग्गी में कदम रखता, जो ही झोपड़ी में दाखिल होता, छठी हिस्स किसी नादीदा शे की यानी नजर न आने वाली शय की मौजूदगी का एहसास दिलाती। झोपड़ी रोशन हो जाती। कभी कभी धुंधली धुंधली सी परछाई पलक झपकते नजर आती, फिर गायब हो जाती। सोते में कदमों की चाप उभरती, जैसे आंगन में कोई चल फिर रहा हो। कभी कभी किचन में बर्तनों के गिरने की आवाजें सुनाई देती। अनजाने खौफ से दिल जोर जोर से धड़कने लगता। यूं महसूस होता जैसे कोई अंधेरे से निकलकर सामने आ जाएगा। नींद टूट जाती। कभी नींद में चौंक कर देखता, वीरानी और पुरस्कार खामोशी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं कमजोर डरपोक किस्म का आदमी नहीं जो सहम जाता, लेकिन सारी हरकतों को नजरअंदाज कर देता। पर फिर भी मेरे अंदर कोई ऐसा एहसास पैदा हो गया था कि कोई चीज मेरी झोपड़ी में मौजूद है, कोई है
جو میرا انتظار کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھے دیکھتا ہے، کون ہے نظر نہیں آتا۔ وہ رات بھی ایسی ہی ایک رات تھی، تنگ اور تاریک فلیٹوں میں پت جھڑ کی تیز ہوائیں بھٹکتی ہوئی روحوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ جھگی کے پیچھے کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ کھلی کھڑکی سے آدھے چاند کی مدھم مدھم روشنی جھانک رہی تھی۔ جھوپڑی نیم روشن، نیم تاریک تھی۔ کھڑکی کے قریب چوکی پر گہری نیند سو رہا تھا میں۔ اچانک دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئی کہ گھبرا کر آنکھیں کھل گئی، جبکہ نہ تو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا اور نہ ہی کسی مافوق الفطرت شے کے متعلق سوچا تھا۔ آنگن میں بلیاں دوڑ اور غرا رہی تھی، جیسے آپس میں جھپٹ رہی ہوں۔ رات کے پچھلے پہر پراسرار خاموشی میں بلیوں کی غراہٹیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا، شبہ ہونے لگتا ہے۔ پہلے تو سٹ پٹا گیا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا تو وہی منظر تھا، غیر یقینی مگر یقین کرنا پڑا۔ وہ میرے بازو لیٹی ہوئی تھی، خمار آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی موجودگی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ شبہ جو پچھلے دنوں سے دل و دماغ میں پرورش پا رہا تھا، یقین میں بدل گیا۔ میں جوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، ایک عورت کو مرد کی نظر سے دیکھنے لگا۔ کبھی چہرہ شناسا لگتا تو کبھی اجنبی۔ وہ نہ تو خوبصورت تھی نہ بدصورت، معمولی سی رنگ و روپ کی عام سی عورت تھی، لیکن اس کی ساری خوبصورتی، ساری دلکشی، ساری جاذبیت سمٹ کر دراز لمبی گھنی زلفوں میں سما گئی۔ اتنی دراز گھنی زلفیں تھیں کہ کمرے سے نیچے تک اماوس کی رات کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی کسی عورت کی اتنی لمبی گھنی زلفیں نہیں دیکھی تھی۔ بھرپور بدن کی مکمل عورت تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں، دیکھنے کے انداز میں مصنوعی پن کا احساس ہوا۔ گناہ کے چور راستے میں داخل ہوئی، وہ دل و دماغ پر چھا گئی۔ ہاتھ پکڑا تو پوری کی پوری پکڑ میں آ گئی۔ کبھی مکھن کی طرح نرم و ملائم لگتی، کبھی ناریل کی طرح سخت۔ وہ ملی تو زندگی کی کمی پوری ہو گئی، جنون خیز جذبوں کو منزل مل گئی۔ پہلی گمنام عورت ادھوری زندگی کو مکمل کر گئی۔ خوشی اور خوشگوار تھکن سے آنکھیں بند ہو گئی۔ صبح جھوپڑی خالی خالی تھی۔ اب ہر رات کا معمول بن گیا۔ رات کے پچھلے پہر خود بخود آنکھ کھل جاتی۔ اب وہ اجنبی نہیں لگتی تھی، نہ گمنام لگتی تھی۔ راتوں کی نیند چرانے والی بڑی خوبصورت عورت تھی، بس میرے پاس آتی، میرے جذبوں کو سکون پہنچاتی اور چلی جاتی تھی۔ صبح میں اٹھ کر اس کو دیکھتا تو وہ محسوس ہوتی ہی نہیں تھی، وہ جا چکی ہوتی تھی۔ دن بھر پلازا کے گیٹ پر بیٹھا آتی جاتی عورتوں کو پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتا رہتا، مگر چہرہ اس جیسا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جونک جب تک پورا خون چوس نہیں لیتی چھوڑتی نہیں۔ وہ جونک تھی جو چند ہی دنوں میں غیر محسوس طریقے سے میرا خون چوس رہی تھی۔ ڈینگی وائرس تھی جو توانائی چھین رہی تھی۔ میں جو گاؤں کا گبرو اور بہت صحت مند نوجوان تھا، سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ کھوکھلے پن سے 2 قدم چلنا مشکل ہو گیا۔ زندگی خالی خالی لگنے لگی۔ چڑچڑے پن سے اچھی بات بھی بری لگتی تھی۔ جوانی کی حد سے نکل کر ایسا لگ رہا تھا بوڑھا ہو چکا ہوں، اپاہج ہو گیا ہوں۔ میری حالت عبدالسلام سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ رازدار بنتے ہی وہ بھی فکر مندی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا میرے دوست؟ میں نے اس کو تمام باتیں بتا دی تھی۔ پھر ایک دن ایک عامل کے پاس لے گیا۔ عامل نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سٹ پٹا گیا، یعنی شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم جس کے ساتھ راتیں گزارتے ہو میاں، وہ انسانی جسم نہیں ہے، وہ ایک خبیث جنزادی ہے جو انسانی شکل میں خون چوس رہی ہے تمہارا۔ تمہاری زندگی پراسرار طاغوتی طاقتوں کے قبضے میں ہے۔ یہی سلسلہ چند دن رہا تو ایک رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میری باتوں پر عمل کرو ورنہ تمہاری مرضی۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ عامل کی باتیں سن کر کانپ گیا۔ پھر عامل نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا۔ ایک تعویذ چوکی کے نیچے الٹی طرف کیل سے ٹھوکنے کے لیے دیا اور ایک سل نما پتھر دم کر کے دیتے ہوئے کہا، اپنی چوکی یعنی جہاں پر سوتے ہو اس کے نیچے گڑھا کھودو، اس کے کپڑے گڑھے میں ڈال کر اوپر پتھر رکھ دو، بس تمہارا کام ختم۔ عامل کے پاس سے نکلتے ہی عبدالسلام اپنے دھندے پر چلا گیا۔ مجھے تعویذ گنڈو جھاڑ پھونک کے عمل پر کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ جعلی پیر فقیروں کے بہت سے قصے کہانیاں سن چکا تھا، مگر وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہی بھروسہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بے دلی سے وہاں سے نکلتے ہی آصف زدہ جھگی یعنی میری جھوپڑی چھوڑنے کا میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ مخالف جگہوں پر مختلف لوگوں سے ملتا رہا۔ جب شہر اتنے سارے لوگوں سے بھرا ہوا تھا تو وہاں پر نفرتیں بھی تھی، قومیت بھی تھی، کوئی ایک دوسرے کو جانتا بھی نہیں تھا، میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ شام کی دہلیز پر رات کی تاریکی اتر رہی تھی۔ تھکا تھکا اپنی جھوپڑی میں قدم رکھا۔ وہ جھوپڑی مجھے آج سے بھی لگتی تھی۔ اب وہ پراسرار خاموشی در و دیوار سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں بزدل نہیں تھا، ڈرپوک بھی نہیں تھا، مضبوط اعصاب تھے، قوت ارادی کا پکا تھا۔ جو سوچتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔
लेकिन आमिल की बातों से ऐसा लग रहा था मैं बिल्कुल बदहाल हो गया हूँ। मुझ में कोई ताकत नहीं है, किसी दुश्मन फौज के अमले का डर नहीं था, किसी दहशतगर्द की गोली का खौफ नहीं था। एक ऐसे दुश्मन से सामना था जो प्यार और मोहब्बत से कत्ल करता है। वो मुझे प्यार से कत्ल कर रही थी। आने वाले वक्त की हौलनाकी के मुतालिक सोच सोच कर उलझन महसूस कर रहा था मैं कि मकसद में कामयाब ना हो सका तो भयानक मौत वाक़ई हो सकती है और वो मुझे एक रात मारकर चली भी जाएगी। वो तिलिस्मी रात रंगीन भी थी, संगीन भी। पूरे चांद की चांदनी भीगी हुई थी। पिछले पहर के सन्नाटे में दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वो आते ही मुझ पर अपना सहर फूंकने लगी। साड़ी मेरे बिस्तर पर बिखेर दी, यानी चौकी पर उसने बिखेर दी। मेरी नजरें साड़ी पर जमी हुई थी। बातों बातों में छोटी सी गठरी बनाकर सरहाने रख दिया। उससे बातें करता रहा और उसका ध्यान उधर नहीं जाने दिया। कौवे की तरह चौकस उसके चेहरे के तासुरात पड़ता रहा। बड़ी मुश्किल थी, बड़ी सख्त आजमाइश की घड़ी थी और मैं उस घड़ी को खोना नहीं चाहता था। उसने तौबा शिकन अंगड़ाई लेते हुए करवट बदली। मौका गनीमत जाना, झट साड़ी गड्ढे में गिराकर ऊपर वही पत्थर रख दिया। एक झटका लगा, वो चौंक पड़ी। चेहरे पर उसके बहुत ही बदनुमा आसार झलक पड़े। तड़प कर उठी, फटी फटी नजरों से चारों तरफ देखती हाथ मारने लगी। साड़ी की गुमशुदगी पर तिलमिला गई। पागल हो रही थी, मेरी साड़ी कहाँ गई? फिर सफाकी पर उतर आई। जालिम औरत लग रही थी, सहन में गुर्राती बिल्लियों की तरह गुर्राती झपट पड़ी। तेज नुकीले नाखूनों से मुझे नोचती रही, मेरे चेहरे और बाजुओं को लहूलुहान कर दिया। उसकी वहशत नाकी देखकर खौफ की लहर जिस्मो जान में दौड़ गई। मैं बहुत ही परेशान था, मुझे मार देगी। बचाव की जद्दोजहद करता रहा। जब बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो मैंने भिन्ना कर जबरदस्त भरपूर तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही सारा वलवला उसका ठंडा हो गया। बौखला गई, हक्का बक्का होकर खौफ से लाचारगी से देखने लगी। शिकस्त थी उसके चेहरे से, उसका चेहरा बुझ गया था। आवाज में आंसू थे, टूटी फूटी उजड़ी उजड़ी सी लगने लगी। सहमी सहमी चौकी के पास बैठ गई, सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरी झुग्गी उसके आंसुओं से तर हो रही थी। झुग्गी की पुरस्कार खामोशी में उसकी सिसकियां ठहर ठहर कर उभरती रहीं। रात का सफर जारी रहा। दूर कहीं कुत्ते रह रह कर भौंक रहे थे। बहुत देर बाद उसने मुझसे कहा, क्या चाहते हो? मैं उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था कि मुझे उसकी असलियत पता चल गई है, क्योंकि अगर मैं उस पर अपनी असलियत खोलता तो वो मुझे उसी वक्त मार सकती थी। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही मेरे साथ जिंदगी गुजारती रहो। घरेलू औरत की तरह कभी कभी सुख पहुंचा देती वो मुझे। इस दौरान कोई औलाद नहीं हुई। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर गुनाह का तमाचा पड़ा तो मैं बेदार हुआ कि गुनाह की सजा फौरी तो नहीं मिलती, बरसों बाद ही मिलती है, दुनिया में ही मिलती है। ये सोचते ही मैं कांप गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ये एक जिन है। मैं एक इंसान हूँ, ना शादीशुदा हूँ, ना ये मेरी बीवी है, ना मेरे निकाह में है। फिर क्यों इसके साथ मैं गुनाह कर रहा हूँ? बहुत दिनों बाद एक ही जाविये से सोचने के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया तो गले में बाहें, आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, प्यार भरे लहजे में, छोड़े भी, जैसी गुजरती है गुजरने दे, इसी में भलाई है। हवाओं को मुट्ठी में बंद नहीं किया जाता। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। ये औरत मुझे अपने शहर में जकड़ती जा रही है। सब कुछ मालूम है, फिर भी मैं इसके साथ इस गुनाह में शामिल हूँ। इसका वो कपड़ा गड्ढे में डाल चुका हूँ, फिर भी ये मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। हाँ, बस ये हुआ था कि अब मुझे वो कमजोरी नहीं होती थी। इसका मतलब था कि वो मेरा खून चूस नहीं पा रही है रातों में। एक दिन वो मुझे कहने लगी, वो साड़ी मुझे दे दो, मुझे साड़ी पहननी है। बरसों बाद साड़ी की तलब पर हैरान हो गया मैं। वो भूली नहीं थी। पागल हो गई हो क्या तुम? पुरानी मैली साड़ी पहनकर बाहर जाओगी? पुरानी मैली नहीं है, मुझे बहुत खिलती है, मुझ पर बहुत अच्छी लगती है, वो शौकी से बोली। मैं समझाता रहा, वो जिद करती रही, मैं मनाता रहा। वो रूठती नाराजगी दिखलाती रही, फिर आंखों में समंदर उबल पड़ा। लम्हा लम्हा उसके रवैये में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ साथ और बहुत ही तड़प आती गई। अजीब कश्मकश में मैं मुब्तला रहा। आखिर उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया। चौकी सरकाकर पत्थर हटाया। ये देखकर हैरान रह गया कि बरसों के बाद भी जूं की तू थी उसकी साड़ी। न दीमक लगी थी, न दाग, न धब्बा, न कोई मिट्टी, न गर्द। साड़ी देखते ही खुशी से पागल हो गई, निहाल हो गई। दीवानगी में तन के कपड़े नोच कर चौकी पर फेंकती गई। जू साड़ी बांधती गई, चेहरे के तासुरात बदलते गए। वो चेहरा जो कुछ देर पहले शादाब कवल की तरह था, अब उस पर शैतानी तासुरात थे। इस कदर भयानक हो गया था उसका चेहरा कि निगाहें नहीं ठहरती थी। आंखों में सांप के आंखों जैसी खून आमेज चमक थी, जिसने नजरें मिलाने की ताब छीन ली थी।
सर को झटका दिया तो जूड़ा खुल गया, जुल्फें चेहरे पर बिखर गई। इतना डरावना चेहरा कभी किसी का नहीं देखा था कि उस जैसा खबीस चेहरा मैंने और खबीस पर मैंने आज तक नहीं देखा था। मुझ जैसा कोई मजबूत आसाब वाला इंसान भी होता जो डरता नहीं है जिन्नात से, वो भी डर जाता। मैं हिलकर रह गया था। उसके तीखे तेवर बरसों पीछे ले गए। मैं गुमसुम हैरान परेशान अजनबी दुराहे पर खड़ा हो गया। उठन ज़दा माहौल में सहमा सहमा सकते के आलम में हाथ पकड़ना चाहा उसका तो शोलाबार आंखों से घूरती वो झटका देकर चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, खबरदार, हाथ लगाया तो। उसकी अजनबी चीख कानों में गूंज रही थी और मैं सहम गया। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम जानते थे ना कि मैं एक जिन हूँ और तुम्हारे पास तुम्हारा खून चूसने आई हूँ? हाँ, मैं जानता था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे कुर्बत में सब कुछ भूल गया था। तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन तुम तो मुझे ख़त्म करने आई थी। इसलिए मैंने आमिर साहब के कहने पर तुम्हारी साड़ी उस गड्ढे में डाल दी थी और अब तुमने वो साड़ी पहन ली है। इसी वजह से तुम्हारी सारी ताकत इस साड़ी के जरिए उस गड्ढे में चली गई थी। अब तुम ताकतवर हो, चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं सच कहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और सच में तुम्हारे साथ जो लम्हे मैंने गुजारे हैं वो मेरे लिए यादगार लम्हे हैं। चाहे तुम जो कोई भी हो, चाहे तुम इंसान नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सब ने मुझे इस्तेमाल किया और सब ने इस्तेमाल करके मुझे अपना बनाना चाहा, लेकिन मैं उनका खून पीती रही और उनको एक दिन मार दिया था। पर तुम वो वाहिद इंसान हो जिससे मुझे भी सच में मोहब्बत हो गई, शायद इसलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं। हाँ, मैं तुम्हारा खून चूसती थी, क्योंकि खून चूस कर ही मैं अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकती हूँ। हम जिन्नात भी जिंदा रहते हैं, हमें भी मौत आती है और इंसानी खून में ही मेरी ताकत है। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मारूं। तुम्हारे साथ भी मैंने भी जो लम्हात गुजारे वो भी मेरे लिए यादगार थे, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें मार तो नहीं सकती हूँ, पर तुम्हारे साथ मैं रह भी नहीं सकती हूँ। फिर वो झट से पलटी और छलावे की तरह बाहर निकल गई। मैं उसको बाहर जाता हुआ देख रहा था। वो धुएं की शक्ल में आई थी और अब धुएं की शक्ल में गायब हो गई, कभी न आने के लिए अंधेरों में गुम हो गई थी। मैं उसको देख रहा था जाते हुए। मेरी मोहब्बत मेरे पास से चली गई। आमिर साहब ने मुझसे लाख कहा था कि वो तुम्हें मार देगी, लेकिन मैंने उनसे कहा था उस दिन कि मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं उसके साथ वो गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी कुर्बत में बहक जाता हूँ। उससे शादी तो नहीं कर सकता, वो एक जिन है, लेकिन उसके साथ खुशी के लम्हात तो गुजार सकता हूँ। अब वो चली गई मुझे मारे बगैर, लेकिन आज भी मैं इस दोराहे पे जब खड़ा हूँ, बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, उसकी याद में हूँ। शायद वो आए और मुझे तवानाई दे जाए, लेकिन अब वो नहीं आती है और एक दिन मौत आ जाएगी, पर वो नहीं आएगी। उसने मुझे नहीं मारा, यही उसकी मोहब्बत का खुला सबूत है।